हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार शर्मा है और आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, पिछली बार जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है और बैटल ऑफ प्लासी में कैसे मीर जाफर ने अपने ही नवाब को बिट्रे कर दिया था, धोखा दे दिया था और उसके धोखा देने की वजह से सिराजुद्दौला जी हार जाते हैं, जो कि वहां के नवाब होते हैं बंगाल के। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी आफ्टरमैथ ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स मीर जाफर को ही एज अ नवाब बना देते हैं। मीर जाफर नवाब तो बन जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स उसको हर जगह रोक टोक कर रहे हैं और उसको जो है हर बात पे शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मीर जाफर के मन में ये बात आ जाती है कि वो नवाब बस नाम मात्र का है और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मीर जाफर अंग्रेजों का विरोध करने लगता है और जब ऐसा होता है तो अंग्रेज जो है वो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को इंस्टॉल कर लेते हैं। मीर कासिम जब आता है, आपको मैं फिर से याद करा दूं कि मैंने पिछली बार आपको याद कराया था MASJQ। तो चूंकि ये नए नाम है तो आपको याद करने में डिफिकल्टी होंगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इन नाम को एक बार बोल लें। 2 से 4-5 बार जब आप बोल लेंगे तो आपके लिए ये नाम फेमिलियर हो जाएंगे। पहला है मुर्शीद कुली खान, दूसरा है अली वर्दी खान, तीसरा है सिराजुद्दौला, चौथा है मीर जाफर और पांचवा है मीर कासिम। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम। आप इस नाम को बार बार बोल लीजिए, क्योंकि आप बोल लेंगे तो ये नाम आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा। तो सिराजुद्दौला को हराया जाता है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि करते हैं रॉबर्ट क्लाइव साहब, जो कि मद्रास से आते हैं डायरेक्टली इनको फेस करने के लिए। और जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं ब्रिटिशर्स, उन्होंने अपनी एक नींव रख देते हैं भारतवर्ष में, जिस नींव के बदौलत वो अपना व्यापार तय कर सके। उसके बाद उन्होंने जब मीर जाफर को बैठाया तो मीर जाफर ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने फिर मीर कासिम को बैठाया। मीर कासिम को जब उन्होंने बैठाया तो मीर कासिम तो मीर जाफर के भी 2 हाथ आगे निकला। अब ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है, ये है, और बंगाल यहां कहीं पे है, जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री सेट कर रखी है और जहां पे ब्रिटिशर्स हैं। तो मीर कासिम ने क्या कहा? मीर कासिम ने यहां पे सेंटर में और अवध में, तो सेंटर में कौन थे? मुगल थे, मुगल शाह आलम द्वितीय। और अवध में कौन थे? अवध में अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ते हैं और उस जंग को बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। तो आप खुद सोचिए कि 2 नवाब और एक मुगल एम्परर अगर लड़ रहा है बैटल ऑफ बक्सर मुगल इंग्लिश से, तो अगर ब्रिटिशर्स उस चीज को जीत जाते हैं तो ऑटोमेटिकली भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। तो होता भी यही है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। तो जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और 1765 जीतने के बाद वो क्या करते हैं, फिर से मीर जाफर को इंस्टॉल कर देते हैं, नाम मात्र का एक पपेट टाइप का नवाब बना के। और जब वो री इंस्टॉल करते हैं मीर जाफर को, तो उससे ये इंश्योर करते हैं कि भाई मंथली तुमको 5 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा। क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स भले ही बैटल जीत गए थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि वो भारत को राज करें। वो हमेशा चाहते थे कि भाई हम अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करें और हमें टैक्स ना लगे और इंडिया का रॉ मटेरियल वो ले जाके अपने घर में बेचे। तो इसी के संदर्भ में वो क्या करते हैं कि मीर जाफर को वो री इंस्टॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमको 5 लाख रुपए महीना आप हमको देते जाओ। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि भाई अब यहां की पूरी दीवानी राइट मुझे चाहिए।
तो ऑटोमेटिकली मुगल बादशाह तो हारे हुए थे, शाह आलम द्वितीय वो पहले ही हार गए थे बैटल ऑफ बक्सर में, वो नाम मात्र के बादशाह थे। तो उन्होंने कंपनी को पूरी दीवानी राइट दे दी बंगाल की। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बंगाल में जो करना चाहो करो, जितना पैसा कमाना है कमाओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ, क्योंकि भाई उनको अब रोक टोक लगाने वाला कोई नहीं था। पहले क्या होता था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से अपने ब्रिटिशर से, मतलब अपने राजा से, वहां से पैसा मंगाना पड़ता था सोने और चांदी के रूप में, और उसी सोने और चांदी के बदौलत ये यहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, स्पाइसेस हो गए, ये सारी चीजें वो खरीदते थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर के बाद वहां से सोना और चांदी भी आना बंद हो गया, क्योंकि भाई जब आप ऑलरेडी कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, वहां की आपकी आमदनी अलग से हो रही है, लोगों पे टैक्स लगा के दीवानी राइट्स तो मिली गई थी। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि टैक्स लगा के जो भी रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू राइट पूरी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। तो जब आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है इंग्लैंड से सोना और चांदी मंगाने का? तो ब्रिटिशर्स यही करते हैं। उसके बाद ये सारा जब धीरे धीरे ये ट्रेंड उनका आगे बढ़ता है, तो वो काफी अमीर भी हो जाते हैं, और जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वहां पे, जैसे खुद रॉबर्ट क्लाइव, वो भी बहुत अमीर हो जाते हैं। तो हमारे दूसरे पॉइंट में हमको यही समझाया गया है, कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नवाब्स। तो जैसे एक नवाब बहुत अमीर होता है और उसके पास बहुत पैसे होते हैं, वैसे ही कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे वो नवाब्स हो गए थे, और उनको कहीं ना कहीं से उनके ऊपर एक मजाक उड़ाया जाता था। जब वो जाते थे अपनी कंट्री में वापस, इंग्लैंड जाते थे जब वो, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि आप भाई नवाब हो। और ये उन ऑफिशियल्स के लिए यूज होता था जो कि गलत तरीके से पैसा कमा लेते थे, प्राइवेट ट्रेड करके ढेर सारा पैसा कमा लेते थे, उनको नवाब्स बोला जाता था। रॉबर्ट क्लाइव भी उन्हीं में से एक थे। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें कुछ बातें एकदम याद करनी है, एकदम कंठस्थ कर लेनी है। देख लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव क्या है, 1743 में आते हैं। 1743 में आते हैं। जब वो आते हैं तो वो सबसे पहली बात मद्रास में आते हैं, और वहां पे 18 साल के होते हैं ये जब आते हैं। और जब ये आते हैं, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी लड़ लेते हैं। उसके बाद 1764 में इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। आपकी बुक्स में यही है, 1764 में इनको बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। और 1772 में इनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके ऊपर वो चलता है, इनके ऊपर केस चलता है, और ये 1774 में सुसाइड कमिट करके ये मर जाते हैं। तो ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हो गया। और नवाब के बारे में वही वाली बात है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इतना पैसा कमा लिया था कि इनके पास 4 लाख पाउंड हो गया था। तो किसी भी ब्रिटिश अधिकारी के पास इतना पैसा हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो लोगों ने इस चीज को देखा कि भाई इनकी प्राइवेट संपत्ति तो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से 1772 में इनके ऊपर केस चलाया गया, और उसके बाद 1774 में इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जबकि कंपनी ने अपने आप को दीवानी राइट ले ली थी, तो कंपनी सोचती है कि चलो हम अपने आप को और एक्सपैंड करते हैं, और कंपनी दिमाग लगा के 3 चीजें करती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। ये 3 तरीके से एक्सपेंशन करती है। ऐसा नहीं कि वो मिलिट्री या सैन्य पावर लगाती है, वो हमेशा राजनीतिक पावर, आर्थिक पावर या कूटनीतिक पावर, इन 3 तरीकों से वो राज करने की कोशिश करती है। अब इसी में से एक बहुत ही अच्छा शानदार उदाहरण दिया गया है। मैं आपको पहले ये 4 नाम फिर से रटवा दूं। पहला नाम है रॉबर्ट क्लाइव, इसको रट लीजिए। दूसरा नाम है रिचर्ड वेलेस्ली। तीसरा नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग वाले नहीं है, लॉर्ड हेस्टिंग। और चौथा नाम है लॉर्ड डेलहाउसी। तो ये 4 नाम आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये नाम इस तरह के आने वाले हैं आपके आगे। तो अभी जब हम सब्सिडरी अलायंस की बात कर रहे हैं, सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि रिचर्ड वेलेस्ली के समय पे ये हुआ। रिचर्ड वेलेस्ली आए कब, पहले हम ये जान लेते हैं। रिचर्ड वेलेस्ली आए 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक ये रहे, और इसी समय इन्होंने सब्सिडरी अलायंस चलाया। सब्सिडरी अलायंस में ये होता था कि ये अलग अलग स्टेट्स में जाते थे, अलग अलग राज्यों में जाके राजा को ये ऑफर करते थे कि भाई देखो, अगर आप चाहते हो
कि हमारी तरफ से आपके पास कोई अटैक ना हो या कोई भी आपके ऊपर अटैक करे तो हम आपको बचाएं, तो इसके लिए आपकी मिलिट्री नहीं होनी चाहिए और आप मेरी मिलिट्री को यूज करिए, हमारी मिलिट्री रखिए और हमारा एक रेसिडेंट यानी हमारा एक आदमी अपने यहां रखिए और वो आपके यहां जो हमारा रेसिडेंट होगा वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होगा, मतलब सारी राजनीतिक बातें और सारे कमर्शियल बातें वो करेगा हमारे और आपके बीच की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो हम बात पे आएंगे। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस, मतलब इंडिपेंडेंट अपनी आर्मी रख नहीं सकता था राजा, आर्मी रखनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स की और जो वो आर्मी रखते थे उसकी फंडिंग भी उसी राजा को करनी पड़ती थी, उसी नवाब को करनी पड़ती थी। तो ये सब्सिडरी अलायंस था। और यदि फंडिंग नहीं कर पाए, मान लीजिए आपने ब्रिटिशर की आर्मी को रखा, आपने उनके सैनिकों को रख लिया और उनके सैनिकों को आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं टाइम पे, तो आपको अपनी टेरिटरी का एक एरिया ब्रिटिशर्स को दे देना पड़ेगा। और सब्सिडरी अलायंस के ही तहत अवध को कैप्चर कर लिया गया 1801 में। तो ये मेमोराइज करने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है कि 1801 में जो है अवध को कैप्चर किया गया था, अवध की टेरिटरी को कैप्चर किया गया था। किसके तहत? सब्सिडरी अलायंस के तहत। कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे, रिचर्ड वेलेस्ली। कब से कब तक वो रहे? 1798 से 1805। एकदम दिमाग में परफेक्ट इसको फिट बैठा लीजिए। तो मैंने आपको 4 नाम बोले थे, एक बोला था रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा बोला था, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं बता ही चुका हूं आपको, दूसरा है रिचर्ड वेलेस्ली, उसके बारे में भी बता चुका हूं। अब तीसरा नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो यहां पे हम समझ गए कि अवध और दूसरा जो सिटी है वो हैदराबाद है। हालांकि मैसूर भी इसी तरह 1799 में हुआ था, लेकिन हम लोग अभी मैसूर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद जहां जहां पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चाल नहीं चल पाती थी ब्रिटिशर्स की, वहां वो अपनी मिलिट्री पावर लगाते थे। और मिलिट्री पावर के लिए सबसे एक अच्छा एग्जांपल ये टीपू सुल्तान जी का है। मैसूर जो है, मैसूर हमारे भारतवर्ष का एक हिस्सा है और उस समय मैसूर बहुत ही स्ट्रांग हो गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली। हैदर अली जी एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर उभर के आए थे जो कि 1761 से 1782 तक वो थे, ठीक है। हैदर अली नाम याद रखिएगा, हैदर अली साहब मैसूर के राजा थे जो कि 1761 से 1782 तक बहुत ही अच्छे लीडर बन के वो आए। उनके बाद उनके लड़के टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक रहे, जब तक कि लास्ट में उनके ब्रिटिशर से लड़ाई नहीं हो गई और उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो हैदर अली साहब ने अब मैसूर के 4 युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ। 4 युद्ध कौन कौन से हुए? पहला हुआ आपका 1767 से 1769 में। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि हैदर अली का टाइम पीरियड हमने आपको बता ही दिया था 1761 से 1782 का है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था और ये जीत गए थे। इसी तरह दूसरा युद्ध हुआ 1780 से 1784 तक। तीसरा ये टीपू सुल्तान साहब के समय में हुआ था 1790 से 1792 और जो चौथा और अंतिम हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ 1799 में। अब क्या हुआ कि अंग्रेज मैसूर की तरफ अपना रुख क्यों बदलते हैं, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। मैसूर के जो मालाबार कोस्ट है मैसूर का, वहां पे टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का बिजनेस बंद करा दिया। वहां पे उन्होंने कहा कि हम वहां के लोकल ट्रेडर्स को भी बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे अपनी जगह से स्पाइसेस और सैंडलवुड नहीं बेचेंगे आप ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स को भी एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया। तो इससे पहले भी तो युद्ध चल ही रहा था, तो ये काम जो हैदर अली जी ने किया वो 1785 में किया, ठीक है ना। तो फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा कि किस सन में उन्होंने किया। टीपू सुल्तान जी ने 1785 में किया। तो हैदर अली जी कब आए? 1761 से 1782। 2 युद्ध लड़े गए 1767 से 1780 से 84। 82 में हालांकि हैदर अली जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बाकी 2 युद्ध जो लड़े गए वो टीपू सुल्तान के समय में लड़े गए और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, ये तीनों चारों पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी जब खत्म हुआ तो उसके बाद मीर जाफर को लाया गया एज अ नवाब। उसके बाद मीर जाफर को हटा दिया गया, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को ला दिया गया क्योंकि मीर जाफर उनका विरोध कर रहे थे। मीर कासिम आने के बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, जो कि अवध के नवाब और दिल्ली के जो मुगल बादशाह हैं और बंगाल के नवाब तीनों एक तरफ रहते हैं और ब्रिटिशर्स एक तरफ रहते हैं। 1764 में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं।
बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद दीवानी राइट्स मिल जाती है ब्रिटिशर्स को। उसके बाद कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको नवाब्स कहा जाता है। हर वो कंपनी ऑफिशियल जो कि गलत तरीके से पैसे कमाता था, ढेर सारा पैसे कमा के अमीर हो जाता था, उसको नवाब्स कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव वाज वन ऑफ देम। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में मद्रास में आते हैं जब वो 18 साल के रहते हैं, और जब वो गवर्नर बनते हैं 1764 में, और 1767 में वो रिटायर होते हैं। जब वो 1767 में रिटायर होते हैं तो उनके पास संपत्ति 4 लाख पाउंड की होती है, जिसकी वजह से 1772 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। 1774 में वो सुसाइड कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। तीसरे पॉइंट में कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी, कैसे? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली, इस तरह से अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के जमाने में 1798 से 1805 में सब्सिडरी अलायंस लाया गया। सब्सिडरी अलायंस के तहत में चूंकि अवध उनको पैसे नहीं दे पाया, भत्ते नहीं दे पाया, इसलिए अवध का एक टेरिटरी जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया गया, और सिमिलरली हैदराबाद का भी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लिया गया। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान साहब की। टीपू सुल्तान का भी मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं हम लोग वॉर विद मराठा में। मराठा जो है, मराठा की जो बेसिक पावर थी वो पेशवाओं में थी, और 1761 के बाद मराठा सारे बट गए थे, जो कि अलग अलग नाम, अलग अलग गुटों में हो गए थे, जिसमें कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ये 4 गुटों में मराठा बट गए थे, और इन चारों गुटों का एक फेडरेशन होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मिलिट्री हेड होते थे, वो होते थे पेशवा, जो कि एकदम स्ट्रांग होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे। और जो पेशवा रहते थे वो पुणे में रहते थे, उनका ऑफिस कह लीजिए या कह लीजिए निवास जो है वो पुणे में था। तो जो सबसे स्ट्रांग जो हमारे पेशवा थे वो हमारे थे नाना फडणीस और महदजी सिंधिया। नाना फडणीस और महदजी सिंधिया, ऐसे याद करिए, ठीक है ना। तो ये हमारे वॉर विद मराठा में हमको ये चीज याद रखनी है। तो ये दोनों लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उसके बाद अब जैसे कि हमारे टीपू सुल्तान साहब से मैसूर के 4 युद्ध लड़े गए, वैसे ही मराठा में भी 3 युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध जो था वो 1782 में खत्म हुआ, और इस युद्ध, जब ये युद्ध खत्म हुआ तो ट्रीटी ऑफ सालबाई से ये खत्म हुआ। उस ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ सालबाई, ठीक है। तो एकदम याद करते चलिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस चीज को समझ के, अगर हम आगे प्रोड्यूस न कर पाए। दूसरी चीज, दूसरा जो वॉर हुआ 1803 से 1805 में हुआ। अब याद करिए, मैंने आपको रिचर्ड वेलेस्ली बताया था, तो ये उन्हीं का टाइम है। 1798 से 1805 तो उन्हीं का टाइम रहा है। तो 1803 से 1805 किसका रहेगा? रिचर्ड वेलेस्ली। और जब ये जीतते हैं तो इसके बाद क्या होता है? उड़ीसा और नॉर्थ ऑफ यमुना और आगरा और दिल्ली, ये सारा चीज ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। और जो लास्ट होता है वो यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया हूं, वो 1817 से 1819 में चलता है। अब मैंने आपको एक और नाम याद कराया था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में चलता है। और जब ये आखिरी युद्ध ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं मराठाओं के अगेंस्ट में, तो वो मराठा को क्या करते हैं, जो मराठा के पेशवा थे उनको वो कानपुर में भेज देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं और पेंशन पे रख देते हैं। और जो मराठा थे वहां पे, शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह जी, उनको वहां पे एज अ हेड बना देते हैं और अपने अंडर में उनको रख लेते हैं, मतलब कॉलोनाइज कर लेते हैं एक तरह से। तो ये होता है वॉर विद मराठा हमारा खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंसी की। हम बात करेंगे दोस्तों क्लेम ऑफ पैरामाउंसी की। तो यहां लिख लेता हूं मैं, क्लेम ऑफ पैरामाउंसी। ये जो क्लेम था, इसको सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत भी कहा जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। पैरामाउंट का मतलब होता है श्रेष्ठ,
और ब्रिटिशर्स अपने आप को सुप्रीम मानते थे और यही वो दूसरों को दर्शाना चाहते थे कि वो दूसरों से बताते थे कि भाई क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ हैं तो इसीलिए हम लोगों को ये पूरा हक है कि हम सब लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और सब पे राज कर सकते हैं। तो जब इस तरह की भावना लेके, अब पहले मैं ये बता दूं कि क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी आया था लॉर्ड हेस्टिंग के जमाने में। अभी मैंने आपको याद कराया था रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा रिचर्ड वेलेस्ली और तीसरा लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग साहब आए थे 1813 से 1823 तक, ठीक है, इसको एकदम रट लीजिए, 1813 से 1823 तक, और इन्हीं के समय में पैरामाउंटसी आया था। अच्छा, जब ऐसा हुआ कि वो अपने थॉट्स को इंपोज कर रहे थे दूसरे स्टेट्स पे, अपने थॉट्स को और मतलब कि बता रहे थे, दूसरों थोप रहे थे दूसरे लोगों के ऊपर, तो उसी समय कर्नाटका के कित्तूर में जो वहां की रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उन्होंने इस बात का 1824 में विरोध किया और उनको इसी के तहत अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में उनको प्रिजन में डाल दिया गया। अब इस विरोध को आगे बढ़ाने के लिए वहां के का एक गरीब चौकीदार था जिसका नाम रयन्ना था। अब कित्तूर में रयन्ना जो था वो संगोली में था। संगोली कहां है? कित्तूर में ही है। कर्नाटका में कित्तूर है, कित्तूर में संगोली है, और संगोली का एक चौकीदार था, गरीब चौकीदार, जिसने इनके विरोध को आगे बढ़ाने की कोशिश की और ब्रिटिशर्स को अटैक भी किया, जिसकी वजह से 1830 में इनको फांसी देके मार दिया गया। ठीक है, तो क्लेम ऑफ पैरामाउंसी के तहत ब्रिटिशर्स इस तरह एक्सपैंड करने लगे। अब ब्रिटिशर्स को यह पता चला कि हमारे प्यारे भारतवर्ष में ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है और ये पाकिस्तान का एरिया भी हमारा ही था पहले। तो इधर जो है, इधर अफगानिस्तान साइड में अटैक कर रहे हैं रशियंस, यानी रूस वहां पे अटैक कर रहा है। और रूस उस समय बहुत पावरफुल नेशन हुआ करता था, 1830 के बाद की बात कर रहा हूं ये मैं। तो ये डर अब जो है अंग्रेजों को सताने लगा, क्योंकि अगर रूस अंदर आ जाता तो इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती कि वो पूरे भारतवर्ष में राज कर पाए। तो क्या हुआ कि इससे पहले कि रूस अटैक करता, ये लोग खुद ही 1838 से 1842 के बीच में, जो अंग्रेज हैं वो 1838 से 1842 के बीच में खुद ही अफगानिस्तान की तरफ अटैक करने लगे और इसी संदर्भ में इन्होंने सिंध को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, इसी संदर्भ में इन्होंने सिंध को ऑक्युपाई कर लिया और इन्होंने कोशिश किया कि पंजाब को भी ऑक्युपाई करे। ये एरिया था, सोचा था कि चलो नॉर्थ वेस्ट पार्ट यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है भारतवर्ष का हम एक बार ऑक्युपाई कर लें। तो सिंध तो इनको मिल गया, लेकिन 1839 में तक चूंकि राजा रणजीत सिंह जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे वहां पे थे, तो इसलिए वहां पे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर घुस पाए। लेकिन जब 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1849 तक पंजाब भी कैप्चर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे पंजाब भी कैप्चर हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रिटिशर्स काफी बड़े भाग का भारतवर्ष का वो कैप्चर कर लेते हैं। अब इसी तरह से उन्होंने एक और पॉलिसी लाई जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।